मैं कम इन सर? यस यस प्लीज, बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए। मयंक आपका नाम है? मयंक, आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं क्योंकि हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं। आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है कोविड के, है ना? ठीक है। तो मयंक, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में कम से कम इतना बताइए कि हम उसके बेस पर आपसे बात कर सकें। सर, मेरा नाम मयंक दुबे है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के टायंग ग्राम का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पे एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद सर मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में NIT रायपुर से किया। उसके बाद सर मैं लगातार UPSC की तैयारी कर रहा था। यह मेरा चौथा अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है। इसके अलावा सर मुझे चेस खेलना पसंद है और सर मैं वुड क्राफ्टिंग करता हूँ। वुड क्राफ्टिंग करते हैं? यस सर। ठीक है। और UPSC में आपका विषय क्या है? जी सर, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य है। ऐसा क्यों? आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो फिर वही विषय क्यों नहीं ले लिया आपने? यस सर। सर मैं शुरू से मेरी शिक्षा और मेरी मातृभाषा दोनों हिंदी रही है। इस वजह से सर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा असमर्थ रहूंगा इंग्लिश में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर हैं। एक टेक्निकल है प्योरली, और सेकंड टेक्निकल होने के साथ थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो वहाँ मुझे लगा कि मैं थोड़ा वहाँ कमतर हो सकता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा विषय सेलेक्ट। ठीक है। मयंक का मतलब क्या होता है? जी सर, इसका अर्थ है चंद्रमा सर। चंद्रमा जी। तो चंद्रमा के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो आपके भीतर हैं? टीम दृष्टि पेश करती है IAS की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। सर ऐसे तो चंद्रमा से कंपेयर करना मुश्किल होगा खुद को, लेकिन सर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अपने आप में बदलाव करने की क्षमता मेरे में विशिष्ट है। चंद्रमा कैसे बदलाव करता है? मतलब अच्छा, वो यस सर, छोटा बड़ा होना। यस सर। ठीक है। और वो एक समान नहीं रहता। अपने एक तो अपना लगातार चलायमान है, और उसके बाद सर अपने में बदलाव करता है। दूसरी बात सर, शायद मुझे लगता है कि मैं चंद्रमा की तरह ही पंक्चुअल हूँ जैसे। यस बहुत बढ़िया। और सर फिलहाल तो मैं यही सोच चंद्रमा को मामा क्यों माना गया है? फूफा क्यों नहीं माना गया? सर मैं नहीं चाचा, फूफा, पापा। शायद सर कोई रूढ़ी रही होगी नहीं, ऐसा। सोचिए, कोई कल्पना ऐसे नहीं बनती समाज में, उसके पीछे ठोस कारण होते हैं। जी सर। हमने बचपन से चंदा मामा सुना, आपने भी सुना ही होगा। यस सर। कल्पना कीजिए, क्यों चंदा मामा कहते हैं? सर माफ कीजिएगा सर, नहीं सोच पा रहा हूँ इस मामले। मैं तो कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो चाह ही नहीं रहा कि आप इसका कोई ऐसा सधा हुआ उत्तर दें। यस सर। आप कहें कि UNDP की रिपोर्ट में बताया गया है कि मैं ऐसा चाह ही नहीं रहा आपसे। शायद सर हो सकता है कि जैसा सौम्य स्वभाव चंद्रमा का है कि बहुत शांत सा, क्योंकि सूरज के साथ ऐसा है कि वो कभी उग्र हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। देखकर हमें खुशी ही होती है। देखिए, यूरोप के देश अपनी कंट्री को फादर की तरह ट्रीट करते हैं। यस। और हम कंट्री को मदर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे समाज पे भी टिप्पणी है। चंद्रमा हमारे मामा है, ये हमारे समाज पे भी एक टिप्पणी है। मैं उस कंटेक्स्ट में चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी व्याख्या आप करने की कोशिश करें। हाँ सर, ये हो सकता है कि क्योंकि चंद्रमा एक पार्ट है अर्थ का ही, मतलब दोनों अगर कहें तो एक ट्विन्स हैं, अगर ऐसा तो उस कंटेक्स्ट में भी कह सकते हैं कि अच्छा, पृथ्वी माँ और वो मामा है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी कल्पना है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और चंद्रमा की साहित्य में बहुत भूमिका है। यस सर। लगभग हर नायक ने नायिका को चंद्रमा ही बताया है कि उसका मुख चंद्रमा जैसा है। तो मुझे बताइए कि हिंदी साहित्य में कुछ 2-4 ऐसे कवि, ऐसी कविताएं जहाँ चंद्रमा से तुलना की गई हो किसी नायिका की या किसी अन्य व्यक्ति की, कुछ ऐसी पंक्तियां बता सकते हैं? सर किसी की ऐसे तुलना के साथ सर नहीं याद आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। कोई ऐसी पंक्ति बता सकते हैं जहाँ, या रचना का नाम जिसके नाम में चंद्रमा का जिक्र हो? यस सर, चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता एक रचना है, चंद्रकांता संतति एक रचना है। चांदायन का नाम सुना है कभी आपने? यस सर। किसकी रचना है? सर ये मुल्ला दाऊद की शायद रचना है, मैं याद कर पा रहा हूँ। क्या कोई ऐसा कवि हुआ जिसने इस बात पे बड़ी आपत्ति दर्ज की हो कि ये जो उपमाएं हैं बहुत पुरानी हो गई हैं? यस सर। और वो परेशान है कि मैं कैसे तुलना करूं, क्योंकि पुरानी उपमाओं से मेरा काम नहीं चलेगा। यस सर, ऐसा मैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने इनके लिए कहा था कि सीता जी की रूप की तुलना में कैसे करूं,
उन्होंने कहा था कि सब उपमा कभी रहे जो ठारी। और दूसरा सर, मैं शायद अगर सही हूँ तो अज्ञेय ने ऐसा भी कहा था। अज्ञेय ने भी कहा था कि शायद मैं तुम्हें, मतलब चंद्रमा से तुम्हारी कहना चाहिए कि उसके साथ मैं तुम्हारी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि बाकी कवि ऐसा कर चुके हैं, ऐसा कुछ था। जी ठीक। और एक कवि ने लिखी कविता जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। जी सर। तो चांद का मुंह क्यों टेढ़ा है? सर ये मुक्तिबोध ने लिखी थी और वो कह रहे हैं कि चांद को वो दो अर्थों में देखते हैं। पहला तो पूंजीवादी सत्ता का प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो क्योंकि पूंजीवादी सत्ता ऊपर से चमकदार लगती है लेकिन अंदर वो विद्रुपताओं से भरी हुई है, इसलिए वे कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, पहला। और दूसरा सर, वे उन सभी पुराने सौंदर्य के जो कहने जो प्रतिमान हैं उनका भी खंडन करते हुए कहते हैं कि उसका मुंह टेढ़ा है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब पूछिए सर। मयंक, यस सर। आपने बजट देखा इस बार का? सर देखा है बट बहुत डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस बजट में पर्वतमाला योजना की बात की गई थी। यस सर। क्या है पर्वतमाला योजना? सर इसके माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई थी, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात। देखिए, जब हम बात करते हैं रोपवे की तो रोपवे में एक रस्सी लगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो किस धातु की बनती है? सर जहाँ तक मुझे पता है कि वो स्टील की होती है। स्टील की होती है? यस सर। स्टील। आप एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा उस रोपवे का जो स्टील है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी हाई रहेगी सर, काफ़ी, मतलब F415 के सीरीज की होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, उसका आंकड़ा कितना होगा अगर हम बात करें न्यूटन में, प्रेशर में बात करें तो? यस सर। 415 जो था वो 415 मेगा पास्कल के लिए ही यूज़ होता है। F415 उस ग्रेड का स्टील होना चाहिए सर वो। ये पास्कल्स लॉ क्या होता है? यस सर। पास्कल लॉ प्रेशर के लिए है। अगर किसी बॉडी लिक्विड में यदि कोई बॉडी सबमर्ज्ड है तो उसके डेप्थ के हिसाब से उसमें प्रेशर चेंज होगा। कि पास्कल या आर्किमिडीज है? सर आर्किमिडीज लॉ है कि वो जितना पानी रिप्लेस करता है उतना उस पर उत्प्लावन बल लगता है, और पास्कल लॉ सर उस पर प्रेशर के डिफरेंस को बताता है। अच्छा, ठीक है। यस। ये बताइए कि हम जब बात करते हैं रोपवे की, हमने बात की अभी, जी, तो इलास्टिसिटी क्या होती है किसी भी रस्सी की, किसी भी धातु की? व्हाट इज द इलास्टिसिटी? सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो स्लोप होता है वो किसी धातु की इलास्टिसिटी होती है। मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर मैं स्टील लूँ और रबर लूँ, अधिक इलास्टिक कौन सा होगा? सर इस स्टील की इलास्टिसिटी अधिक ज़्यादा होगी। जी सर। व्हाट इज टैक्स इलास्टिसिटी? टैक्स लोचशीलता का अर्थ सर मुझे ध्यान आ रहा है कि यदि हम टैक्स के परसेंटेज को बढ़ाएं या घटाएं तो उससे टोटल टैक्स कलेक्शन में कितना अंतर होगा। मैं समझा नहीं, टैक्स के परसेंटेज को बढ़ाएं मतलब अगर यूनिट टैक्स में चेंज करें, टैक्स के परसेंटेज को यूनिट चेंज करें, में यूनिट चेंज लाएं तो उसमें कितना टोटल टैक्स कलेक्शन में कितना अंतर आएगा। ये टैक्स है या जीडीपी है? सर माफ कीजिएगा, मैं याद श्योर नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करना चाहें हावड़ा ब्रिज की, और अभी एक ब्रिज बन रहा है चेनाब रेल ब्रिज, तो दोनों के स्ट्रक्चर में तकनीकी अंतर क्या है? सर हावड़ा ब्रिज जो है वो ट्रस ब्रिज है, तो स्टील स्ट्रक्चर से कम्प्लीटली बना हुआ है, जबकि चिनाब रेल ब्रिज में कंक्रीट का भी शायद यूज है। ब्रिज मेकिंग में ये आर्क ब्रिज का कंसेप्ट क्या होता है? यस सर। आर्क ब्रिज में सर दो पिलर्स के बीच की डिस्टेंस हाई रखी जाती है और स्पान को सपोर्ट देने के लिए वहाँ आर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जो आर्क होता है वो कंटिन्यूअस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेशन के फॉर्म में रहता है। तो चेनाब जो ब्रिज बन रहा है अभी, वो किस प्रकार का ब्रिज है? आर्च है, कैंटिलीवर है, किस प्रकार का ब्रिज? आर्च का प्रयोग किया गया है वहाँ। क्या आपको लगता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो दशाएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उनमें कुछ सकारात्मक चेंज आया है? यस सर। जहाँ तक अभी रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो आए हैं। पहले से ज़्यादा हिंसा के मामले कम हुए हैं, और अभी रिसेंटली कुछ घटनाओं में जो लोन वुल्फ अटैक की तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। उसके अलावा हिंसा और यहाँ तक कि आर्मी पर्सनल्स के मरने की घटनाएं थी, आतंकवादी हिंसा थी,
और जो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं सर। चलिए, थैंक यू। मयंक, Yes. ये बताएं कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग होके क्या फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मैम जैसा डाटा शो करता है जो भी वहाँ का है, उसमें दिखता है मैम कि कुछ फ़ायदा तो हुआ है छत्तीसगढ़ को। जैसे कनेक्टिविटी इशू जो था छत्तीसगढ़ के साथ, कि छत्तीसगढ़ के जैसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट को ले लें तो वहाँ से भोपाल की डिस्टेंस 24 घंटे से ज़्यादा थी अगर बाई रोड जाएं तो, और बाई ट्रेन तो कोई रूट ही नहीं था। बट अभी वहाँ अगर रायपुर से उसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी बढ़ी है। दूसरी बात है मैम, जैसे लिटरेसी है तो विमेन लिटरेसी में छत्तीसगढ़ अभी मध्य प्रदेश से बेहतर कर रहा है। मध्य प्रदेश में 68% विमेन लिटरेसी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 71% इन्होंने अचीव किया है, जो कि काफ़ी बेहतर सराहनीय है। साथ ही साथ एनीमिया में और कुपोषण के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने 37% से कम करके इसको 31% पे ले आया, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। तो इसलिए काफ़ी बेहतर है मैम। और नुकसान मैम एक हुआ है छत्तीसगढ़ को कि टूरिज्म सेक्टर छत्तीसगढ़ का उतना बेहतर डेवलप नहीं कर पाया उसके बाद से, क्योंकि एमपी की जो पॉलिसी रही थी वो टूरिज्म सेंट्रिक थी, बट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये नहीं रही जो रिसेंट में वो करना चाह रहे हैं। एक सिविल इंजीनियर के तौर पे मुझे बताएं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आजकल खबरों में है, उसका मास्टर प्लान क्या है मोटा मोटा? मैम एग्जैक्टली मास्टर प्लान के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट उसका जो मोटिव था वो ये है कि संसद भवन का आकार बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में हमें संसद के सीटों की संख्या को विस्तारित करना पड़े। दूसरी बात यह है कि जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को लाया गया, ऐसा मुझे लगता है। इस वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट? यस मैम, क्योंकि जो संसद भवन की टोटल सीटिंग ये थी कैपेसिटी थी वो लगभग 700 के आसपास थी, 750 सीट्स के अराउंड। और अभी शायद हमें 750 सीट्स कहाँ पे हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में, कहाँ पर? मैम टोटल जो सेंट्रल हॉल की उसकी कैपेसिटी है। यस, और यहाँ पे वो बढ़ा करके 1300 से ऊपर कर दी गई है। ठीक बात है। ये बताएं कि ऐसा क्यों है हमारे देश में कि एनआईटी और आईआईटी के ग्रेजुएट्स, जिनको हम मानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन सबसे अच्छे इंजीनियर बनाते होंगे, वहाँ के इंजीनियर्स कोर फील्ड को छोड़ के बाकी सब करते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं देते हैं। क्यों ऐसा है? मैम इसका एक बड़ा कारण है कि एक जो ऐसा माहौल जनरेट हो जाता है कि आईआईटी और एनआईटीज आपके इसको जस्टिफाई करते हैं कि आपका कैलिबर कितना है, और इसलिए पीयर प्रेशर में कई बार बच्चों के पास चॉइस तो होती नहीं है, तो वे इस तैयारी के दौर में रह करके एनआईटी आईआईटीज में एडमिशन तो ले लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि उनका पैशन कुछ और था, उन्हें किसी और फील्ड में जाना है, तो इस वजह से होता है कि वे दूसरे फील्ड में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जी मैम, बहुत सारे नॉवेल राइटर हैं और ये सब साहित्यकार भी हुए हैं जो एनआईटीज आईआईटीज में। कोर फील्ड सफ़र कर रही है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिनको वो पसंद है, जो वहाँ पे बहुत बेहतर करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, ये बताएं कि अगर आपको पीएम को किन्हीं 3 मुद्दों पे सलाह देनी हो तो क्या सलाह देंगे आप? मैम अभी रिसेंटली अगर अभी देनी है? पहला तो मैम मैं कहूँगा कि जो कहना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी इशूज के रूप में अभी धार्मिक सद्भाव की जो बात है वो लगातार एक कोर विषय बन के उभरी है। धार्मिक सद्भाव कई जगह जो इंडिया की फॉल्ट लाइन है उसको एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज हैं, वो सारी उनको भुनाने की कोशिश करती हैं, तो उसके लिए थोड़े एक्शंस लिए जाएं और उस पे काम किया जाए। क्या एक्शंस लिए जाए? कॉन्क्रीट 3 सलाहें दें। पहला तो है कि मैम ऐसा देखने को मिला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो भी इस प्रकार के प्रचारक प्लेटफॉर्म हैं उनमें इनका मिसयूज़ किया जा रहा है। ऐसे जो हमारा फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार, तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा है हाँ, जो हमारे जो धर्म गुरु हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए, किसी भी धर्म के हों वो। जी। और तीसरा है कि आम जनता को इस बात को समझाना कि उनका पॉलिटिकल यूज ना हो। ठीक, धन्यवाद। मयंक, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यस मैम। क्यों कहते हैं ऐसा?
मैम पहले तो ये राइम करता है, हाँ। तो इसलिए, और हर क्षेत्र के लोगों के प्रति में अपने क्षेत्र के प्रति एक सद्भाव होता है, एक गर्व का भाव होता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को ऐसा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सब लोग। छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे बढ़िया लगती हैं छत्तीसगढ़ के बारे में? पहला तो है मैम, वहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, और इन जनरल कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, सामान्यतया ये देखने को नहीं मिलता कि उसके साथ कोई ठगी हो जाए, या हाँ कोई भी ऐसा, हेल्पफुल है काफ़ी नेचर में। दूसरा मैम, प्राकृतिक संसाधनों से विपुल क्षेत्र है, तो आप वहाँ पे हर प्रकार के जल, जंगल, जमीन सभी से मतलब जुड़ाव अपना महसूस करते हैं, तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आपने शिखा रखी हुई है, चोटी रखी हुई है ना, क्या महत्व है शिखा का? मैम धार्मिक महत्व तो इसके अलग अलग बताते हैं, लेकिन मेरा कारण है कि मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगता है ऐसा रखना, हाँ। तो मैं इसमें कोई हार्म भी नहीं समझता हूँ, तो इसलिए मैंने रखा है। नहीं, पर इसका वैसे सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों रखते हैं? हाँ, सिग्निफिकेंस इसको मैम सहस्त्रार चक्र से जोड़ा जाता है, तो जो सहस्त्रार चक्र का लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करने के लिए, जब भी हम डे बाई डे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमें उसकी लोकेशन ध्यान हो और उसके मूल्य हमें पता हो कि हमें अपनी एनर्जी को अपने मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर ट्रांसफर करना है, हमारे एक्शन इस प्रकार से होने चाहिए, इसलिए रखा गया। इतिहास में एक घटना थी जो शिखा से जुड़ी हुई है, कौन से धर्मगुरु थे जिन्होंने अपनी शिखा खोल दी थी जी किसी वंश का नाश करने के लिए? जी, ये चाणक्य ने धनानंद के खिलाफ, जब उनका अपमान किया गया धनानंद के दरबार में, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली और उन्होंने अपनी शिखा खोली थी कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा। अभी आपने बताया कि आज के समय में बहुत से साहित्यकार हैं, बहुत से उपन्यास कहानी लेखक हैं जो इंजीनियर भी हैं। आप किन्हीं 4 साहित्यकारों के नाम बता सकते हैं जो जिनकी शिक्षा दीक्षा में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है? जी मैम, अभी तो मैं चेतन भगत को ही सोच पा रहा हूँ, हाँ। बट और भी है, लेकिन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, कोई कवि जो बेसिकली इंजीनियर हैं पर वैसे कविता के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है उन्होंने? नहीं आता, कोई बात नहीं। आपने लिखा हुआ है कि आपकी माताजी बिजनेस करती हैं। जी। किस चीज का बिजनेस करती हैं? मैम वो बिजनेस के साथ उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड का भी ऑप्शन था। अच्छा। वो बच्चों को पढ़ाती हैं, छोटे बच्चों को ट्यूशन देती हैं वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति क्या है? मैम मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ। आप नहीं परिचित हैं? वैसे तो छत्तीसगढ़ में काफी जनजातियां पाई जाती हैं ना, आप छत्तीसगढ़ की किन्हीं 5 जनजातियों के नाम और उनसे जुड़ी हुई कोई एक विशेषता बता सकते हैं? जी मैम, एक जनजाति है मैम माड़िया जनजाति, जिसका बाइसन हॉर्न नृत्य है जो कि काफी फेमस है। वेरियर एल्विन ने उसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अच्छा। एक है गुंडी जनजाति जो देश की सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी जनजाति है मैम कमार, ये एक पीवीटीजी है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। एक है उरांव जनजाति, उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुक। कुड़ुक भाषा कहना चाहिए कि आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा दोनों परिवारों का सम्मिश्रण है, तो ये बड़ी इसकी खासियत है। और एक जनजाति में मैं बैगास को याद कर पा रहा हूँ, वे अपने मेडिसिन के लिए काफ़ी प्रचलित हैं, जो ट्राइबल मेडिसिन। मैम, जो जनजातीय समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है? जी मैम, ये तो मानना पड़ेगा कि जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। केवल एक इंडिकेटर को छोड़ दें जो कि महिलाओं की शिक्षा का इंडिकेटर है, जहां वो लगभग 40% के अराउंड है जनजातीय महिलाओं में। अन्यथा बाकी सभी मामलों में वे लगभग समतामूलक समाज है उनका। जैसे कि उनके में एक प्रथा है, घोटुल की प्रथा, जिसके अंतर्गत वे अपने जीवन साथी को स्वयं चयनित करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा और कोई कारक है जिसके कारण महिलाओं की स्थिति बेहतर है वहाँ पर? यस मैम, एक कारण यह हो सकता है जो मुझे लगता है कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण रिसोर्स की कमी होती है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि परिवार का हर सदस्य बराबर कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि रिसोर्स कम है तो रिसोर्स के लिए निर्णय लेने के लिए भी सारे व्यक्ति बराबर निर्णय लें, तो ये कारण हो। बहुत धन्यवाद। मयंक, आपने बताया मयंक का मतलब चंद्रमा होता है। जी सर। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर तो
ठीक है, बिग बैंग थ्योरी तक एक्सप्लेनेशन होता है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है? सर इसके लिए मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था, संघट्ट का सिद्धांत, जिसके कारण जिसमें ये कहा जाता है कि पृथ्वी जब बन रही थी तो एक बड़ी उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गई होगी और इससे एक टुकड़ा पृथ्वी से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा होगा, जो चंद्रमा के रूप में आज दिखता है हमें। अच्छा, आजकल चंद्रमा पर अभियान को लेकर भारत बड़ा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लगातार अभियान चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं हमारे। ऐसा क्या है चंद्रमा पर, हम क्या चाहते हैं उससे? सर एक तो है कि हमको पृथ्वी आरंभिक स्थिति में कैसी थी इसके बारे में पता चल सकता है चंद्रमा को कैसे? समझ के। सर पृथ्वी में जैसे लगातार बहुत सारे परिवर्तन हुए जैविक कारकों के कारण, ठीक है, और वायुमंडलीय कारकों के कारण, लेकिन चंद्रमा में ये दोनों चीज़ें नहीं है, जैविक कारक भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है। तो पृथ्वी स्टार्टिंग फेज में कैसी थी ये पता चल सकता है। दूसरा कारण है सर जो हाइड्रोजन का अपर रूप है ट्रिटियम, वो चंद्रमा के ध्रुवों पे मिलने की संभावना है, क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं उससे जो ट्रिटियम निकलता है वो चंद्रमा में मिल सकता है, तो उसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है भविष्य में। तो ये दो कारण सर। क्या हीलियम के मिलने की भी संभावना है चंद्रमा के सरफेस पर? जी सर, मिल सकता है, हीलियम मिलने की संभावना तो है, क्योंकि सोलर फ्लेयर के साथ वो भी आते हैं। अच्छा, अभी इंडिया अपने स्पेस वार तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेस रिसर्च को लेकर बड़ा इच्छुक है और विश्व में बड़ा इसका प्रधान स्थान है जी। इंडिया के पास वैसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो स्पेस में इसको अग्रणी एक नेता के रूप में, लीडर के रूप में स्थापित कर सकते हैं? सर पहला तो है हमारे पास एक बड़ी आबादी है, डिमांड है हमारे पास, जो अभी डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ रही है। तो इसलिए सर हमें अपने खुद के, अगर हम इसे जोड़ दें हमारे आत्मनिर्भरता के साथ, तो हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे अभी हम ट्रांसपोंडर्स के लिए जनरली विदेशों पर निर्भर है, तो इस वजह से हम हम एक बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं, पहला है। दूसरा है सर हमारे पास ऐसी स्किल लेबर्स हैं या स्किल्ड पर्सन्स हैं जो कि स्पेस के सेक्टर में अच्छे से काम कर सकते हैं। तीसरा सर हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की स्थिति ऐसी है कि वो आसपास के देशों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, तो हम सर सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। तो इन कारणों से सर हम काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सेक्टर्स में। क्या भारत के पास कुछ पारंपरिक आधार पर नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, या विरासत भी है जिसके आधार पर हमें स्पेस की जानकारी अच्छी खासी है? यस सर, इसकी विरासत हम अगर जो हमारा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर था, मैं शायद कंफर्म नहीं हूँ ये केरल में कहाँ पर था, बट उसके साथ हम पश्चिम के देशों के साथ हमने कार्य किया था, जिसकी हमें विरासत मिली है। जैसे रामायण पर भी अभी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। वाल्मीकि ने जो डेट बताए हैं सॉफ्टवेयर से लगभग वो साबित हो गए हैं सारे डेट। yes. तो क्या उनका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में? सर माफ कीजिएगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं आपको। ठीक, आर्कटिक से भारत को क्या मिलेगा? क्योंकि आर्कटिक का न तो सदस्य है भारत, yes, सर, और न ही आर्कटिक के बहुत करीब है भारत, लेकिन इंटरेस्ट बड़ा ले रहा है उसमें। yes, सर। इससे भारत को क्या क्या मिल सकता है? सर आर्कटिक का क्षेत्र पहले तो रिसोर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से रिसोर्स मिल सकते हैं वहाँ पे? ये सर मेनली गैस रिसोर्स मिल सकते हैं, जो नेचुरल गैस वहाँ से। ये गैस बनते कैसे हैं? नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है? यस सर, सर जब ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, जनरली जो समुद्री जीव होते हैं, वे जब प्लेट्स के बीच में दब जाते हैं तो वहाँ पर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। आर्कटिक में ये कैसे दब गए? आर्कटिक तो कोई प्लेट है नहीं। यस सर, सर लेकिन जो लॉरेंशिया का मूवमेंट हुआ था नॉर्दर्न साइड में, तो उसके कारण सर आर्कटिक क्षेत्र में गैस के भंडार मिलते हैं। इसी प्रकार से रशिया में कोल के भंडार मिलते हैं, जबकि कोयला होने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रशिया को होना था। तो एक तो हो गया कि प्राकृतिक संसाधन है इसलिए भारत इंटरेस्ट ले रहा है, और दूसरा कारण? सर दूसरा कारण है सर जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके कारण सर भारत के तटीय क्षेत्र भी प्रभावित होने वाले हैं। तो यदि हम वहाँ पे इंटरेस्ट ना लें, वहाँ की इकोलॉजी के लिए इंटरेस्ट ना लें, तो हो सकता है सर कि क्योंकि वहाँ के आर्कटिक काउंसिल के देशों को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा आर्कटिक के पिघल जाने से, जबकि हमें पूरी तरीके से नुकसान होगा। तो सर इसलिए हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमें नुकसान कम से कम हो। इससे कौन सा वाटर मार्ग, जो अगर जलमार्ग की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो कौन सा जलमार्ग पर बोझ कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा,
या उसके ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएंगे अगर आर्कटिक पिघल जाता है तो? ये सर शायद सर अटलांटिक पे और जो स्वेज कनाल है इससे तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा, कौन से देश को? सर मेरे ख्याल से रशिया को मिलेगा, जो उस अभी ब्लैक सी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है हॉट वाटर के लिए, तो उसको नॉर्दर्न सी से रास्ता मिल सकता है। आर्कटिक काउंसिल में कितने देश हैं अभी? माफ कीजिएगा सर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ठीक है। मयंक, यस सर। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यस सर। और अब उम्मीद है कि जल्दी ही सिविल सर्वेंट बनेंगे। ये बताएं कि छत्तीसगढ़ की जो नक्सल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हो अगर, और नक्सलवादियों को मुख्य धारा में लाना हो, ना कि उनको ख़त्म करना हो, ना कि उनको मारना हो, और यदि भारत सरकार आपको उसके लिए एक अच्छा पद दे, एक सचिव स्तर का पद दे और कहे कि आप एक नक्सल पॉलिसी बनाएं और इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि आप वहाँ से हैं भी, तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे आपके पॉलिसी में और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे? सर पहले तो हमें सर नक्सलिज्म के लिए जो जनाधार है उसको ख़त्म करना होगा। तो पहले कारण ढूंढने होंगे कि जनाधार का क्या कारण है। तो सर पहला तो है कि जो परसेप्शन गवर्नमेंट का है उन क्षेत्रों में जो कंटिन्यूअस ब्रेन वॉशिंग से क्रिएट किया गया है, तो उसको हम देखेंगे कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और उसके आधार पर फैसले लेंगे। पहला जनाधार। नहीं, आप तो वहाँ से हैं ही, आप जानते ही होंगे सब बात। यस सर। आप अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल कीजिए। सर तो मेरे ख्याल से पहले तो सर फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को हमको ढंग से लागू करना होगा ताकि जल जमीन जंगल पे जनजातियों का जो अधिकार हो वो सुनिश्चित हो। दूसरे स्तर पर सर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होगा, विकासात्मक गतिविधियां को बढ़ाना होगा। फिर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग करनी होगी ताकि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। फिर सर जो नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनके कहने चाहिए कि मुखौटा संगठन है, उनकी फंडिंग को रोकना होगा और उनको चिन्हित करना होगा जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उन्हें। फिर सर तीसरे स्तर पर जो सुरक्षात्मक गतिविधियां हैं, जो सीआरपीएफ और जो पुलिस मिलकर करती हैं, उनको सर धीरे धीरे जिन इलाकों में विकास होता जा रहा है तो विकास की गतिविधियां बाधित ना हो, उसके लिए उन्हें सुरक्षात्मक उपायों से लैस करना होगा। तो मेरे ख्याल से सर 3 स्तरों पे हम काम कर सकते। क्या पेसा एक्ट कुछ मदद कर पाया? जी सर, पेसा एक्ट ने मदद तो की, लेकिन सर पेसा एक्ट केवल शेड्यूल्ड एरियाज के लिए है, सारे फॉरेस्ट एरियाज को वो कवर नहीं करता। और शेड्यूल्ड एरियाज में सारे फॉरेस्ट एरिया, दूसरी बात है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उन्हीं को वो राइट्स देता है, तो अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो सारे उसके अंदर कवर नहीं हो पाते। तो क्या शेड्यूल 5 से हटा के शेड्यूल 6 में छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स को लाना ये एक उपाय हो सकता है चीज़ें ठीक करने के लिए? यस सर। सर शेड्यूल 6 के अंतर्गत उनको स्वायत्त क्षेत्र की घोषणा हो सकती है। तो सर शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में स्वायत्त क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा सांस्कृतिक अलगाव की समस्या नहीं है, ना तो उन्हें अपने परंपराओं को बचाने के लिए लड़ाई है। वो लड़ाई मुख्यतः विकास की लड़ाई है, जहाँ पर विकास के नाम पर उनका दमन होता है और लाभ किसी और को मिलता है। तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट का प्रसार होने से हिंदी साहित्य को, विशेष रूप से हिंदी कविता को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर अगर कहें तो गुणात्मक रूप से फायदा ही दिखता है सर। जैसे पहला इसका कारण ये है सर, पहले जैसे संपादन के लिए किसी साहित्यकार को हमेशा संपादक से जुड़ा रहना पड़ता था और कई बार उनकी रचनाएं रिजेक्ट हो जाती थी, जैसे निराला इस चीज को झेल चुके हैं। आज कोई साहित्यकार जरूरी नहीं है कि वो संपादक के ऑफिस के आगे घूमता रहे। यदि उसमें प्रतिभा है, यदि लोग उसे पसंद करते हैं, तो बिल्कुल वह सीधे सीधे इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़ सकता है। कई अभी वर्तमान में ऐसे कवि आ रहे हैं जो कि एक कमरे से अपना रिकॉर्डिंग शुरू किए और फिर उसके बाद वो मंचों तक पहुंच गए और आज उनकी किताबें छप रही हैं। इसी प्रकार सर कई ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि ओपन सोर्स प्रोवाइड करती हैं लोगों को कि अपनी कविताएं और अपने विचार पर वो प्रसारित कर सकें। तो ये सर फायदा मुझे दिखता है। एक तरह से कविता का और साहित्य का स्पेस लोकतांत्रिक हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? नहीं सर। आपका जिक्र है उसमें? नहीं सर, मैंने वहाँ इंटर्नशिप की है, 5 डेज किया है। यस। कौन थे गुरु घासीदास और सर। क्या फिलॉसफी थी उनकी? सर गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के समाज सुधारक रहे। वे दलित जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया।
उनकी सर फिलॉसफी थी कि जातियों के अंतर्गत जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जाए। सभी जातियां आपस में बराबर हैं और सभी जातियों में सभी जाति के लोगों को भक्ति का अधिकार है। किस इतिहास के कालखंड से हैं वो? सर वो 17वीं शताब्दी से थे। 17वीं सदी से हैं। तो क्या भक्ति आंदोलन के बाद का असर उन पर कुछ दिखता है क्या? जी सर, बिल्कुल दिखता है। कबीर का सीधा प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। कबीर जिस प्रकार से आत्म सुधार और शाकाहार की बात करते थे वो चीज़ गुरु घासीदास में भी दिखती है, लेकिन उनकी जो बात है वो है कि उन्होंने भी एक पंथ का गठन किया और जिसे सतनाम पंथ के नाम से जाना जाता है। क्या वजह है, जैसे कबीर की परंपरा में गुरु शब्द का बड़ा महत्व है, घासीदास जी से पहले गुरु शब्द का प्रयोग है, क्या एग्जैक्ट मतलब होता है गुरु शब्द का इन परंपराओं में? यस सर, जहाँ तक मुझे पता है सर, गुरु का अर्थ है इनमें राह दिखाने वाला, जो कि शिष्य को आगे आगे राह दिखाता है और उस परम तत्व तक पहुँचाने के लिए उसको प्रेरित करता है, वही गुरु है। तो ऐसी कविता ध्यान है आपको कबीरदास की, गुरु गोविंद दो खड़े छोड़कर? सर जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, मैं शायद सर एग्जैक्ट मिस कर जाऊँगा, लेकिन पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। बहुत बढ़िया, ठीक है दीपक, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। माफ कीजिएगा सर, मेरा नाम मयंक। सॉरी मयंक, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आइए, बैठिए। धन्यवाद सर। आपसे पहली बार मिलना हो रहा है? यस सर। और आपने ये कौन सा अटेम्प्ट बताया अपना? फोर्थ अटेम्प्ट है। अब तक क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन? सर पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उसमें काफी कम नंबर रहे थे सर, 3 बार। तुम वो वाले मयंक हो 305 नंबर वाले? नहीं सर। भूगोल में कितने मार्क्स आए थे हाईएस्ट आपके? मेरे सर 260 रहे। अच्छा, एक कोई मयंक है जैसे 305 नंबर एक बार आए थे, मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चा कौन है। नहीं सर, मेरे जीएस में लास्ट टाइम टोटल 517 नंबर। फिर अब वही मयंक है, ऐसा मतलब मुझे कई लोगों ने बताया, और मुझे किसी ने बताया था कि एक ऐसा बच्चा है भूगोल में सब कुछ उसके टिप्स पे है और उसी वजह से उसका हो नहीं पा रहा सिलेक्शन। तो मैंने कहा ही 2 लोगों से कि उसको बुलाओ, कभी ढूंढो, हिंदी साहित्य दिलवाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप हिंदी साहित्य भी इतना पढ़ के आ गए। नहीं सर, आप वही हैं जिस मयंक को मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से। ऐसा नहीं, वही है, क्योंकि मुझे बार बार जिक्र मिलता था कि एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा मयंक है भूगोल से, और मैं परिचय नहीं था। तो अच्छा, परिचय भी ठीक जगह पे हुआ हमारा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे मयंक एक जैसे हैं इसका मतलब। चलिए मयंक, देखिए जी सर, आपकी मतलब हम लोग बहुत खोजते रहे कि कोई पॉइंट बताएं जिसमें आपको सुधार की ज़रूरत है। आप कागज़ पेन लाए भी हैं नोट करने के लिए, पर ये पेनबंदी कर लीजिए, कुछ है नहीं ऐसा खास बताने वाला। मतलब है नहीं, ठीक है ना। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है। एक पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। केवल हमने मयंक नाम पे चंद्रमा को लेकर सवाल पूछे तो डिस्कशन बढ़िया हुई। चंद्र क्यों मामा जी हैं, अब थोड़ा सा परेशान हुए, लेकिन ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। यस सर। कुछ ना कुछ बोल देना है। जिस प्रश्न का एक फैक्चुअल आंसर नहीं है, जो केवल थिंकिंग का है, इमेजिनेशन का है, उस पर चुप तो रहना ही नहीं है। बोलना जरूर है ना। कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए। उसके बाद से आपने जो गति पकड़ी, सिविल इंजीनियरिंग हो, छत्तीसगढ़ हो, फिर ज्योग्राफी के सवाल हो, जितने भी सवाल हो, अंत में मैंने साहित्य भी पूछा, नक्सलवाद पूछा, गुरु वाला पूछा। तो हमने कोशिश की कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख लें आपका, कहाँ कहाँ वीक हैं। और हमारी समझ ये है कि आप अगर परफेक्शन होता है तैयारी में तो आप उस लेवल के आसपास हैं। कोई बहुत ज़रूरत है नहीं कि हम कोई सलाह दें। जो आपकी अच्छी बातें हैं, मैं अच्छी बातें 1-2 ही लिख पाता हूँ, आपके पूरा पेज भर गया है, तो मैं लेकिन पढ़ देता हूँ क्या क्या अच्छी बातें हैं। आप ऑनेस्ट हैं, जहाँ नहीं आता ईमानदारी से बोल देते नहीं आता है। कॉन्फिडेंट हैं, जैसे शिखा वाली बात हुई तो कई लोग ऐसी बातों में घबरा जाते हैं, लेकिन आपने ठीक से बात कही। एक जगह मैडम ने कुछ कहा तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं मैम ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी पॉइंट पर कोई बात थी, और बड़े विनम्रता से कहा। तो विनम्रता और दृढ़ता, इसका जो संयोग होता है ना, वो बड़ा डेडली होता है, मारक होता है, वो आपके पास है। सबसे बढ़िया बातों में एक ये है कि आप बहुत ही फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते, जो यूपीएससी में चाहिए।
हर चीज़ में तथ्य होते हैं, डेटा होता है कि छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की साक्षरता है, मध्य प्रदेश कितनी है, छत्तीसगढ़ की कितनी है। ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनका मन खिल जाता है ऐसी बातों से जब तथ्यों में बात होती है, ऑथेंटिक फैक्ट्स पे। इंग्लिश की टर्म्स देखिए, कई हिंदी मीडियम के बच्चे ना ऐसी हिंदी बोलते हैं कि फिर वही बोलते हैं वही समझते हैं, बाकी बोर्ड में कोई समझ नहीं पाता है। यस सर। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी अंग्रेजी बोल दो ताकि कम से कम बोर्ड मेंबर समझ जाएं। आपने हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का बड़ा अच्छा अनुपात रखा हुआ है, और कुछ तो ऐसे सुंदर सुंदर शब्द टर्म्स यूज़ कर रहे थे, लोन वुल्फ अटैक की बात की। यस ये सब शब्द ऐसे हैं कि सुन के एकदम लगता है कि बड़ी सटीक आपने जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ कर दी है। जी। नॉलेज आपकी बहुत बढ़िया है। सॉरी इतना अच्छा बोलते हैं, मन करता है कि सॉरी आप बोले कई बार। इतना बढ़िया सॉरी कहाँ कोई बोलता है, कोई नहीं आता तो सॉरी पे नंबर ले लेते हैं। आप तो लोग आंसर दे के नंबर नहीं ले पा रहे, आप सॉरी बोल के नंबर ले जाते हैं। तो सॉरी भी आपका अच्छा है और बहुत पिन पॉइंटेड आंसर हैं। कुल मिला के कोई कमी है नहीं, बहुत शानदार है। थैंक यू। कमी के नाम पे ज़बरदस्ती की बात यह है कि अगर आप चाहें तो अपने बालों को रंग लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई सैद्धांतिक समस्या उसमें है, कोई शपथ ली है कौटिल्य की तरह, तो अलग बात है। नहीं सर, समस्या मेडिकल है, मेडिकल प्रॉब्लम है। आंखों में मेरी एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण कोई भी केमिकल सर में यूज नहीं करना, तो डॉक्टर ने क्लियरली मना किया। कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। पर कोशिश करके ये बात बता दीजिएगा। जी सर। इंटरव्यू में जैसी मौका मिले ये बात बता दीजिएगा। यस। कि आंखों की दिक्कत है तो मुझे मना है, तो मैं मतलब ऐसा ही हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? 28। हाँ, तो वैसे 28 तक ऐसा हो भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कह दीजिएगा सर मैं नेचुरली ऐसा ही हूँ, मैं चाहता तो कुछ कर सकता था लेकिन मुझे मेडिकली मना किया गया, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। तो ठीक है, ये भी ऑनेस्ट रिप्लाई देंगे तो फिर इस पर कोई किंतु परंतु की बात आएगी नहीं। जी सर। हम किसी विद्यार्थी को ऐसा कहते नहीं है, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका लेवल 200 प्लस का है। अब यूपीएससी कितना न्याय करती है अलग बात है, न्याय नहीं भी होता कई बार, लेकिन आपका जो सही लेवल है वो 200 प्लस का है। तो मेंस अगर आपका ठीक भी हुआ है तो बहुत बढ़िया सर्विस। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पहले 80-90 रैंक में आना पड़ेगा आईएएस के लिए। जी सर। संभव है कि आप उस रेंज में आ जाएं। कोई प्रश्न आपके पास है? हिंदी साहित्य ठीक हुआ इस बार आपका? यस सर। पहला मेंस दिया था? जी सर। कोई व्याख्या गलत तो नहीं करके आए? सर एक व्याख्या में कंफर्म नहीं था, जो श्रद्धा और प्रेम का जो था उसको, कि वो श्रद्धा भक्ति से है या मालती और मेहता संवाद से है। ठीक है। तो मैंने बिना संदर्भ प्रसंग के व्याख्या की, फिर भी ठीक है। और सर विशेष में ये लिख दिया कि ये दोनों बातें शुक्ल जी पहला विशेष और दूसरा विशेष में मेहता मालती। इसका मतलब है कि नुकसान ज्यादा थोड़ा नहीं हुआ सा खेल आपको। गया था वहाँ पे, बाकी 9 सही रहे। तो मेरा ख्याल है कि 300 की रेंज उसमें आ सकती है अगर मार्किंग ठीक रहती है इस बार तो। और जीएस भी अच्छा हुआ है? जीएस काफी बेहतर हुआ पिछली जीएस बार में से। आपका मीडियम हिंदी था? जी सर। पिछली बार कितने मार्क्स बताए आपने? सर मेरे टोटल 378 आए थे 2019 में, जब रिलेटिवली कम रही थी उस साल मार्किंग, तो 4 जीएस में 378 थे और 140 इन ऐसे। 500 तो हिंदी में अब तक है नहीं, तो वो ऐसे मिला के आप 500 प्लस बता रहे जी हो सर। वो 378 भी बहुत अच्छे थे, यानी कि वो 400 के आसपास की रेंज आपकी उसमें सर है। कट ऑफ जस्ट मिस हुआ था उस साल, जो मेंस कट ऑफ है वो। इस साल नहीं होगा, इस साल सब बढ़िया रहेगा। और इसके बाद अटेम्प्ट है आपके पास वैसे? सर 2 हैं लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा, जरूरत भी नहीं जाने पड़ने की आवश्यकता। मान के चलिए, है ना। कोई सवाल आपका कुछ पूछना चाहेंगे? सर इस पे कई बार प्लान बी पे जो क्वेश्चन आता है कि क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट हो गया है ऑलरेडी, तो सर मेरा एक प्लान भी है, जो मेरी वुड क्राफ्टिंग मेरी हॉबी है। तो उस पे सर मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहा हूँ। तो सर सोशल भी ठीक है, अदरवाइज भी ठीक है। यस सर। अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? यस सर। नहीं सर, मतलब एग्रीगेट करने का, खुद भी करेंगे और एग्रीगेट भी करेंगे। बहुत बढ़िया। उसमें यह है कि आपके जो वहाँ ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं उनके क्राफ्ट को भी, और अपना भी एक प्रोडक्शन यूनिट आप बना सकते हैं। यस, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये मेरा, और ये वैसे ही बहुत अच्छा है स्टार्टअप के तौर पे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है भी नहीं। क्योंकि ट्राइबल बेल्ट के लोगों को एक मंच भी तो चाहिए जहाँ शोषण ना हो, और कम से कम ईमानदारी से एक जेन्युइन प्रॉफिट कोई एग्रीगेटर रखे अपना, लेकिन बाकी उनको दे, ये तो उनको भी ज़रूरत है। यस सर। अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो ऐसा ना कोई नुकसान हो जाए उन लोगों को, तो आईएएस बनने के बाद भी ये कर देना, एक सोशल मतलब एक सोशल वेंचर के तौर पर, चाहे सरकार की मदद से चाहे कैसे भी हो, तो कर सकते हैं वैसे, जी है ना। और कोई दुविधा? नहीं सर, कोई दुविधा। कब है इंटरव्यू? 27 को। 27, यानी कि भी 9 दिन आपके पास है, 8 दिन है लगभग। ठीक है,
कोई वजह नहीं है कि आप रुकें, और अब सिर्फ रिवीजन हर चीज़ की कर लीजिए और निश्चिंत होके जाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आईज में एलर्जिक है आपको, एलर्जिक कॉर्नियासिस? नहीं मैम, मैं ऑप्टिक न्यूराइटिस का पेशेंट था, तो वो किस लिए हुआ डॉक्टर को पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपको 2-3 साल अगले आप मतलब कोई भी केमिकल्स यूज़ ना करना सर में, तो इस वजह से कम्प्लीटली वो तो ये ठोस कारण है फिर तो, जी है ना। शुभकामनाएं। थैंक यू।